नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। दो बड़ी डेवलपमेंट है, एक माशी तौर पर उसके ऊपर भी बात करेंगे और एक जो सियासी मामलात है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी चंद घंटे पहले कह लें या मिनट पहले कह लें कि इत्तला मिली है, बल्कि वो आ भी गया है पेपर, और उस पेपर पे क्वेश्चन मार्क की है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने जो अक्सरियत का वोट लिया था, जिसके ऊपर अपोजिशन का वॉकआउट है, उस वोट को जो 186 का वोट था, उसके बाद उन्होंने असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। एक लाइनर स्टेटमेंट मौजूद है। देखिए, यहाँ पे चंद बातें करके मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा। एक तो ये है कि जिस तरह गवर्नर का हम कल कह रहे थे कि गवर्नर साहब का ये इस्तेहकाक है आइन के आर्टिकल 137 के तहत कि जब वो ये महसूस करें कि जो वज़ीर आला हैं वो अक्सरियत खो चुके हैं, तो वो उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। और उन्होंने कहा, और फिर जब वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया उस ड्यूरेशन तक, तो फिर उन्होंने उनको डी नोटिफाई कर दिया और ये केस अदालत में गया और अदालत ने गवर्नर के उस इस्तेहकाक का, जो कि गवर्नर का आईनी इस्तेहकाक बनता है, उसके ऊपर अपना फैसला सादिर किया और इनको 11 जनवरी तक एतमाद के वोट के लिए कहा। हालांकि आईनी और कानूनी तौर पर इसमें कोई हिज नहीं थी जो कि आपके गवर्नर साहब ने लिया था। उस मौके पे जो पीटीआई के वकील थे, उन्होंने जो सवाल उठाया था वो ये उठाया था कि एक तो ये कि उन्होंने टाइम नहीं दिया ज़्यादा, और दूसरा जो मेन पॉइंट था उनका वो ये था कि यकीनन गवर्नर का आईनी इस्तेहकाक तो है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आया गवर्नर ने अपना इस्तेहकाक कहीं मैलाफाइड इंटेंशन की बुनियाद पे तो नहीं लिया है, ये उन्होंने वाकई वो सर्टिफाई हुए हैं। ये बड़ा क्वेश्चन था पीटीआई की तरफ से। अब जबकि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लिया और उसके फ़ौरन बाद अभी उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने गवर्नर से कहा है कि असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाए, पंजाब असम्बली को। और ये फिर हम कहेंगे कि ये आइन के तहत वज़ीर आला का इस्तेहकाक है कि वो असम्बली डिसॉल्व करने की समरी गवर्नर को भेजे और गवर्नर इसके ऊपर साइन कर दे। और अगर गवर्नर साहब साइन नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पर 2 दिन के बाद ये असम्बली खुद डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ गवर्नर को ये इस्तेहकाक ज़रूर है कि वो क्यूरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं या कोई भी टेक्निकल और लीगल क्वेश्चन उठा सकते हैं, जिसको सर्टिफाई करना वज़ीर आला का काम है। यहाँ तक एक बात। दूसरी बात यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सो मोटो नोटिस ले सकती है और कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है कि जब वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि पंजाब के हालात बिल्कुल सही हैं, पंजाब सूबा तरक्की कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कोई हालात ख़राब नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जारी है और सूबा आइन और क़ानून के मुताबिक चलाया जा रहा है, तो फिर किस बुनियाद पर पंजाब असम्बली, जिसके ऊपर आपके तकरीबन कोई 171 300 काफ़ी बड़ी तादाद में जो मेंबर्स हैं वो अवामी नुमाइंदे होते हैं और वो अवामी नुमाइंदे अवाम के नुमाइंदे होते हैं जो वहाँ मौजूद होते हैं, तकरीबन 371 समथिंग के करीब होते हैं, जिसलिए कहा गया था कि 186 जो है वो उनको वोट लेना। तो ये एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएगा तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगी कि वो वज़ीर आला से ज़रूर पूछें कि जब आप ये सारी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर असम्बली आप डिसॉल्व किस बुनियाद पर कर रहे हैं। तो वज़ीर आला को बहुत सॉलिड जो है वो रीज़न्स देने पड़ेंगे असम्बली डिसॉल्व करने के लिए। ये है एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर क्या हो सकता है। जो आईनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं वो ये है कि फिर केयर टेकर सेटअप आता है और वो फिर अपना काम करता है और उसके साथ इलेक्शन जो है वो कराने का इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन के को कोई बाउंडिंग नहीं है, वो ये तमाम चीज़ें देख कर कि आया इस वक्त इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या कब होना चाहिए, वो फैसला कर सकते हैं और दोनों सूबों का इलेक्शन
करा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसका फ़ायदा जो 2 असम्बली डिसॉल्व हो रही है उसका क्या हुआ। जनाब परवेज़ इलाही साहब जो 10 मेंबर की बुनियाद पर पंजाब के वज़ीर आला बने थे, अब माजी में मेरा ख्याल है जिस तरह के ताल्लुकात इमरान खान और परवेज़ इलाही के रहे हैं, अब 10 मेंबर पे तो कभी भी वो वज़ीर आला नहीं बन सकते। इसका मतलब है इसका सबसे बड़ा नुकसान परवेज़ इलाही को पहुंचा। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और वहाँ दोनों सूबों में पीटीआई की दोबारा हुकूमत आ जाती है तो पीटीआई ने गेन तो कुछ नहीं किया, दोबारा सूबे उनको मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों सूबों में या एक सूबे में भी पीडीएम ने अपनी हुकूमत बना ली तो पीटीआई को इसका बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मरकज़ में पीडीएम की हुकूमत मौजूद है और दूसरों सूबों में भी पीडीएम की हुकूमत मौजूद है। तो चुनांचे ये चंद बातें हैं जो लेकर मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा और इसी तरह एक फाइन जो अभी सैलाब ज़दगान के लिए तकरीबन 10.57 कोई 11 कह रहा है, कोई उससे भी बढ़कर कह रहा है कि जो इमदाद मिली है इससे पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो एक आलमी तन्हाई थी पाकिस्तान के लिए जो पिछले चंद सालों से वो ख़त्म हुई और आलमी बरादरी ने मौजूदा हुकूमत पर पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए $11 बिलियन जो उनकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है वो मिला है। अब देखना है कि पाकिस्तान इन रकूम की बुनियाद पर अपनी मौशी मसले को किस तरह हल कर सकता है। ये 2 इशू है। मेहमान है मेरे पास जनाब सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक बड़ा नाम है आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे पास है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मईशत, आपका ही बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब थोड़ा सा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की तरफ आ जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये जो असम्बली के मामलात अभी सामने आए हैं जो सिफारिश कर दी गई है डिसॉल्व करने की, आप इसे क्या देखते हैं? एक तो सबसे पहले ये है कि इसको कैसे देखते हैं आप और आपकी ख्वाहिश क्या है सर इस मौके पे, रिस्टोर हो जाए या इलेक्शन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कि ये इसमें सारी एक मेलाफाइडी है। वो कैसे? माजी में आप देखें या कहीं भी पाकिस्तान में देख लें या कहीं भी आप अपने दीगर करीबी ममालिक में इस बरे सगीर में कि जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कोई वज़ीर आज़म ले या वज़ीर आला ले, उसके बाद वो 99.9 नहीं 100% कंटिन्यू करने के लिए लेता है। पाकिस्तान में ये अजीब आज ये वाक़या हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले के बजाय के अपनी वो अक्सरियत साबित अगर उसने कर दी है वो कंटिन्यू करे, वो असेंबली डिसॉल्व कर दी उसने अगले 24 घंटों से भी 12 घंटों के अंदर। सवाल ये उठता है कि ये जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है और ख़ुसूसन इमरान खान साहब गुज़श्ता 3.5 पौने 4 सालों में पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क करके गए हैं और इस हुकूमत को जो ये हमने अपने गले में डाल लिया, उनका ढोल वो बजाना पड़ गया। तो असल तो चैलेंज मुआशी है। चैलेंज आप मुझे बताइए, हमारी अभी IMF से टॉक्स जो हैं वो अंडरवे हैं, अभी रिव्यू मीटिंग होनी है, फिर उसके बाद ये प्रोग्राम जून में जो मुकम्मल होता है उसके बाद भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आवर हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर? मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले इन्हीं के एक वज़ीर ख़जाना जो थे आखिरी दौर में इमरान खान साहब के, उन्होंने टेलीफोन किया पंजाब के वज़ीर ख़जाना को और KP के वज़ीर ख़जाना को कि ख़त लिखो IMF को कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। ये इनके असल चेहरे भयानक चेहरे हैं। और इस वक्त क्या ये इशू है पाकिस्तान में? दरअसल बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब अपनी पे दर पे नाकामियों के बाद डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा अपना बैलेंस लूज़ कर चुके हैं और वो एक इंतकाम की आग में जल रहे हैं, हसद की आग में जल रहे हैं, गुस्से की आग में जल रहे हैं। और उस आग में जहां उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को पहले जलाया है, अब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, वो पाकिस्तान को भी जलाना चाहते हैं। आप गौर कीजिए
कि इस वक्त 1/3 ऑफ योर पॉपुलेशन इज अंडर वाटर। कल भी वजीर खारजा ने यह बात की। आपका प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम लेकर बाहर मुल्कों जा रहा है, आपका आर्मी चीफ बाहर जा रहा है, काहे के लिए? कि उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, फेज जो है उसके लिए। और यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ पावर पॉलिटिक्स की जा रही है। और मुझे तो अफसोस होता है परवेज इलाही साहब पर कि भाई आप इतने, क्या इसको कहते हैं, उस शख्स के जेरे असर हैं कि वो आपको कहता है खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाते हैं, वो कहता है बैठ जाओ, आप बैठ जाते हैं। मुल्क का मफाद, अवाम का मफाद होना तो ये चाहिए था कि परवेज इलाही साहब ने अगर एतमाद का वोट ले ही लिया था तो फिर उनकी तवज्जो पहली होनी चाहिए थी कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में 60% जिसकी आबादी है, जिन लोगों के लिए मुल्क बना था डॉक्टर साहब, वो कतारों में खड़े आटे के लिए, 1 किलो आटे के लिए धिक्के खा रहे हैं। उस तरफ परवेज इलाही की तवज्जो नहीं गई, उस तरफ इमरान खान की तवज्जो नहीं गई कि पंजाब में क्या हशर किया जा रहा है, लाइनों में लोगों को जलील किया जा रहा है, लोग मर गए। 5-5 बच्चों का बाप आटे की एक थैले के लिए इस मुल्क में मरा, और हम पावर पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। और फिर हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप मुझे बताइए। चले, अब उसने ये कर दिया असेंबली डिसॉल्व करने का, क्या व्हाट ही विल गेन आउट ऑफ इट? क्या मिलेगा उन्हें? उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला। इमरान खान साहब तो यू टर्न के बादशाह है, उन्होंने 10 लोगों को वादा किया होगा। और फिर ये जिन लोगों ने उन्हें एतमाद का वोट दिया डॉक्टर साहब, काफ लीग के लोग भी और पीटीआई मेजॉरिटी, उन्होंने इसलिए दिया कि वो चाहते थे असेंबलियां कंटिन्यू करें। लेकिन ये 2 लोगों ने मिलकर, इमरान खान साहब ने और परवेज इलाही ने, इन्होंने अपनी नाक से आगे नहीं देखा और पाकिस्तान को ये चाहते हैं कि एक क्राइसिस से पाकिस्तान बाहर ना निकले। क्या इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, माशी हालात जो हैं, क्या इस वक्त ये इलेक्शन का मुतअम्मल हो सकता था? लेकिन इन्होंने ये चीज बिल्कुल इनके मद्देनजर नहीं रही। पाकिस्तान का मफाद नहीं देखा, अवाम की मुश्किलात नहीं देखी, रियल इश्यूज नहीं देखे। पावर पॉलिटिक्स के इक्तदार किसी तरह मेरे हाथ में आ जाए तो ये लोग देख रहे हैं, लोग भी इनको। मैं आगे आपसे बात करूंगा, 2-3 और अहम इश्यूज है, आपसे सवाल जरूर करूंगा। आपको तफसील से आपने बात की है, बहुत अहम इश्यूज को आपने हाईलाइट किया है, अवामी मसाइल को हाईलाइट किया है। मैं जनाब आता हूं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के पास। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीक, एक सवाल तो उनका है कि क्या मैसेज जाएगा? इस तरह आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, बताइए, जैसे आप जो हैं वो भुट्टे नहीं तोड़ते। अब सवाल ये है कि $11 बिलियन जो आए हैं, इनमें ज़रा ज़रूर हमें वजाहत कीजिएगा, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि सब के सब ग्रांट है, कुछ लोगों का कहना है कि लोन भी है, ग्रांट भी है। तो ये मिला है, ये इनके तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा है, हुकूमत कह रही है। तो ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में शदीद तरीन सैलाब आया हो और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी रकम दी है ग्रांट की, पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी होगी? और इन मसाइल को आप देख रहे हैं हल होते हुए? सर, बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये बात बहुत ही खुश आइंद है कि एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान अपनी 75 साल तारीख के बदतरीन बुहरानों, बदतरीन मुश्किलात और बदतरीन चैलेंजेस का सामना कर रहा था, और हमारे कुछ सियासतदान अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहे थे और डिफ़ॉल्ट के नारों की तकरार कर रहे थे। और डिफ़ॉल्ट के नारों की तकरार का मतलब ये होता है कि दुनिया को कह रहे हैं, खबरदार जो इस मुल्क को आपने कर्जा दिया, खबरदार जो इस मुल्क में आपने सरमायाकारी की, खबरदार जो आपने इस मुल्क के कर्जों की रीशेड्यूलिंग की। ये हरकतें जब कर रहे थे तो उसके बावजूद दुनिया ने और आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को $10 अरब से ज़्यादा के रकूम का कमिटमेंट किया। ये बहुत ही खुश आइंद बात है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, किरमानी साहब की बातों से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। उनको समझना चाहिए कि इमरान खान ने ये कहा था कि परवेज इलाही जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और डाकू का काम होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनके पास 10 सीटें थी, उसका सौदा कर लिया उन्होंने 176 आदमियों की सीटों से, वरना वो वैसे ही हट जाता। तो वो एक सौदा किया है पाकिस्तान, जो बकौल इमरान खान के पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ उन्होंने, और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का और मजीद गैर मुस्तहकम करना, मजीद तबाह और पाकिस्तान की साख को खराब करने की एक ऐसी साजिश है जिसका कि सुप्रीम कोर्ट को इसलिए नोटिस लेना चाहिए कि जनाब आपके मकासद क्या है,
तो ये मैं इस पर से ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जो चीज आवाज कर रहा हूं कि जो चीज पाकिस्तान के लिए अहम है कि 4 आलमी मालियाती इदारों ने, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा, उसके बाद आलमी बैंक, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक और उसके बाद चाइना की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने पाकिस्तान को $8 अरब से ज्यादा के प्रोजेक्ट लोन देने की मंजूरी दे दी है। ये कर्जे हैं जो मवाए सूद हमें वापस करने हैं। बाकी $2 अरब से ज्यादा की जो रकम मुख्तलिफ मुल्कों ने कमिट की है, उसका बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान को पहले ही दे चुके हैं, उसको उन्होंने शामिल कर लिया है। जब सैलाब आया था तो पाकिस्तान को उन्होंने इमदाद दी थी, लोगों के लिए कंबल दिए थे, कपड़े दिए थे, दवाएं दी थी, ग़िज़ाएं दी थी, वो भी इसके अंदर शामिल है। यानी कैश की रकम इसमें बराए नाम है। लेकिन जो चीज सबसे अहम है इस वक्त है, अब जो झटका इमरान खान साहब ने और परवेज इलाही ने मारा है, वो समझने की जरूरत है कि इस वक्त इस फैसले से हमें कोई जो है मईशत को कोई फौरी फायदा नहीं होगा। फौरी जो आपका मसला है, जो आज का मसला है, जो अगले चंद दिनों में इसाक डार साहब ने करना है, वो ये है कि हर कीमत पर, हर हालत में चाइना से मामला तय करके IMF से $1.17 अरब की किस्त हासिल करें, क्योंकि जैसे ही आपके उनके साथ मामला तय होंगे, हमारे 2 मुल्कों ने जो कमिट कर लिया है $3 अरब मजीद कैश, ये है वो कैश रकम जो आपके रिजर्व्स में आएगी, वो है सऊदी अरब $2 अरब और यूनाइटेड अरब $1 अरब। ये 3 अरब और $1.17 अरब IMF के, ये वाबस्ता है इससे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों तो $4 अरब आ जाएंगे, उससे हम बुरान की कैफियत से निकल के मुश्किलात में आ जाएंगे। तो इसलिए पहला अहम तरीन काम ये है कि हर हालत में, हर कीमत पर, जिसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर हुई है, मैं ज़रूर कहूँगा अब ये मामला तय करके ये पैसे लें, वरना हमारी मुश्किलात में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। बहुत अहम बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ। लेकिन ये मैंने जैसे आपसे कहा, ये प्रोजेक्ट लोन है, इसलिए अब हमारी जो हुकूमत है उनको चाहिए कि फौरी तौर पर जो प्रोजेक्ट्स हैं सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके लिए वो मनसूबाबंदी करके फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। ऐसी फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं जिसमें 50% उन्होंने खुद देना है, यानी पाकिस्तान को कम से कम $650 अरब रुपया सालाना उसमें दिखाना पड़ेगा कि हम भी लगाएंगे, क्योंकि 50% का मुआहदा हुआ था, और वो दुनिया को भेजें और वहां से फिर आपको रकूम चंद महीनों के बाद मिलेंगी, वो आना शुरू होंगी किस्तों में 3 साल के अंदर अंदर। तो ये एक बुनियादी चीज है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है, उससे निपटने का एक ही तरीका है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, और वो ये है कि इस हुकूमत को चाहिए कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास फौरन बुलाए, जिसमें इत्तेहादी जमातें और अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे तो होते ही हैं, लेकिन हर वो जमात जिसके इस वक्त 1 से ज्यादा नुमाइंदे मौजूद हैं कौमी असम्बली में, उनको पाबंद किया जाए कि वो इस मीटिंग में शरीक हों, और उनको ये बताया जाना है कि ये जनाब ये $10 अरब की जो रकूम 3 साल में मिलेंगी, ये तो बुनियादी तौर पर इसलिए है कि सैलाब ज़दगान की बहाली की जाए। हमारा मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो 28 फरवरी 2022 को मुआहदा तोड़ा था IMF से, और मैं अफसोस से कहूँगा कि PMLN जो है उसके खतरात और जो इमरान साहब की हरकतें हैं उसको बताने में नाकाम रही है। जो मैं बताता रहा हूँ कि किस तरह साजिश के तहत स्टेट बैंक के गवर्नर को लाया गया, पुराने गवर्नर से इस्तीफा लिया गया, किस तरीके से शरह सूद में गिरा के ताकतवर तबकों को कर्जे दिए गए, ये जो तबाही बर्बादी आई, और फिर आखिरी कील ठोकी 28 फरवरी को जो उन्होंने मुआहदा तोड़ा, उसके बाद से अब तक $12 अरब के पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिर चुके हैं। उसमें ताखीर को भी दखल है जो IMF से हमने करने में की। उसके साथ ही हमने देखा कि रुपए की कदर जो 177 रुपए पे थी वो 228 पर आ गई, और मुतवाज़े मार्केट में ये 260 पर आ गई। और तीसरी बात ये हुई कि हमारे जो रिजर्व्स के साथ साथ हमारे ये रिजर्व 12 अरब गिरे, ये हुआ, और महंगाई जो 12.3% पे थी वो अब 24.5 पे है। मुस्लिम लीग नून ये नाकाम रही है ये बताने में कि स्टेट बैंक ने ये कहा है कि इमरान खान साहब का जो एक्शन था उसकी महंगाई जून 2023 तक रहेगी। सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी कैबिनेट है, फायदे उठा रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बताते कि स्टेट बैंक ने तो खुद कहा है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात की है आपने, बहुत ही एक जुमला आपको जी, एक जुमला सुन लीजिए। शौकत तरीन ने इख्तियार में वजीर बनने से पहले ये कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है और उसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे। बिल्कुल, तो वो खुद 5 साल कह के गया है। और आखिरी जुमला आपको बता दूं कि जब वो सेनेटर बन गए और उनका मुंह बंद करने के लिए उनको हुकूमत में ले लिया गया, तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत डिसमिस हुई, विद इन 3 डेज उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जब तहरीक इंसाफ इख्तियार में आई थी
उन्होंने 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी कि मईशत की बहाली का मुकम्मल जो है वो मंसूबा इमरान खान साहब ने बना लिया है हर शोबे के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, यानी 10 नुकाती हिकमत अमली धोखा था। तो क्या मुस्लिम लीग नून ने वो बताया लोगों को कि उनका खुद आदमी कह रहा है कि धोखा। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है, 9 बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत है, वो तो एक बुज़दिल हुकूमत के तौर पर नज़र आ रही है। वो उसकी वजह मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब भी बैठे हुए हैं। एक तो ये कि जी जो काम मौजूदा हुकूमत कर रही है, जो ज़िम्मेदारी PTI की पिछली हुकूमत की थी, जिसका इशारा आपने अभी किया है, वो जो है वो आवाम तक पहुँचाने में नाकाम है। और इमरान खान साहब अकेले बैठकर जो है वो टीवी के ज़रिए, मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए जो बातें चाहते हैं, जिस तरह के झूठ चाहते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट देना चाहते हैं, वो उसको इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन हुकूमत के पास बहुत बड़े बड़े ज़राए और वसाइल होने के बावजूद अपनी कामयाबी, उनकी गलती को उजागर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सेनेटर साहब, मैं पहले तो 2 सवाल आपके पास लेके आता हूँ। एक तो सर, आप क्या ये चाहेंगे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट मौजूदा हालात को देखते हुए पंजाब असम्बली के डिसॉल्व होने की जस्टिफिकेशन मांगे, और जस्टिफिकेशन यकीनन उनके पास नहीं होगी तो फिर स्टोर हो जाए असम्बली? आप ये चाहेंगे, या आप समझते हैं कि ये मसला अब इलेक्शन में जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सूबाई जो है इलेक्शन करा देना चाहिए आगे चल के? एक तो सर ये ज़रा सा मुझे इस पर ज़रा सा पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, तो मैं एक अगला सवाल आपसे करूं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं समझता हूं कि इस पे जो PDM की क़यादत है उसकी मुशावरत वो जारी है अपने वकला से कि आया इस मामले को, जो ये क्राइसिस इन्होंने क्रिएट कर दी है, उसका क्या हल है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब चूँकि एक लीगल वे में हुआ है, ये ज़ाहिर एडवाइस तो कर सकता है ना चीफ मिनिस्टर, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि गवर्नर उसको रिकंसिडर अंडर आर्टिकल 105 कह सकता है। लेकिन आई थिंक वो चीज़ें अब बेमानी होकर रह गई हैं। मैं यहाँ डॉक्टर साहब ने जो बात की, प्रोफेसर साहब ने, मैं उससे उनके पार्टली इत्तफाक करता हूँ कि हम लोग जो हैं वो इमरान खान के झूठ को और मुसलसल झूठ को और प्रोपेगेंडा को उस तरह एक्सपोज और बेनकाब नहीं कर सके जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने। ये मैं मानता हूं कि हमारी इस मामले में कमज़ोरी है। अब आ गई आपकी बात। मैं ज़ाती तौर पे डॉक्टर साहब इन चीज़ों को मैं मुनासिब नहीं समझता कि सियासी मामलात जो हैं उसका बेस्ट जो फोरम है वो पार्लियामेंट है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में कभी भी जब ऐसे मसाइल, कभी इश्यूज आते हैं जिनको पार्लियामेंट के फोरम पे हल होना चाहिए, हम उनको उठाकर ले जाते हैं अदालतों में, और फिर अदालतों के जो फैसले होते हैं वो ज़ाहिर है किसी एक फरीक को पसंद आएंगे, दूसरे को नहीं आएंगे। वो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो भी मामलात हैं, ये बेस्ट इसका फोरम जो है वो है पार्लियामेंट। इसमें अदालतों में जब आप जाते हैं तो मामलात जौन से हैं वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अब माजी में भी आप देखिए 2017 तक इस मुल्क में बड़े अच्छे तरीके से मामला चल रहे थे, लेकिन एक पनामा का झूठा केस और जिसमें ओकामा पर एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया, और आज पाकिस्तान देख लें किस दोराहे पर आकर खड़ा हुआ है कि मईशत का बुरा हाल है और हमें बार बार लोगों से जाके मैं यहाँ आपसे सवाल उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसकी तस्दीक करें ताकि हम भी सीखें। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पे है एज ए तालिब इल्म की हैसियत से कि आइन तो सबसे मुकद्दम है ना सर। हमारी आपकी सोच, हमारी आपकी ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन आइन सबसे मुकद्दम है। और आइन बताता है कि 97 एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है, 175(2) जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, और पार्लियामेंट का इख्तियार भी बताया हुआ है कि कानून साजी करना है। अगर मैं या आप या कोई शख्स कानून तोड़ता है
जुर्म करता है, करप्शन करता है, जो कुछ भी करता है, उसके लिए पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं और ज़ाहिर है इन मामलात को अदालत में जाना पड़ता है। अब जैसे इलेक्शन कमीशन है, उसने एक फ़ैसला दिया है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और ये भी दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं हैं, और ये भेज दिया है उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट इन बुनियादों पर अप्रूवल ली हुई है डिक्लेरेशन की, लेकिन एक्शन नहीं ले रही है। हालांकि FIA की रिपोर्ट भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी तरफ खुद 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान और 5 दीगर अफराद के ऊपर आइन शिकनी का फैसला सुनाया है। कई केसेस हैं जिसके ऊपर इमरान के तायात नाअहली या नाअहली वो उसका फैसला होना है, और ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है, और एग्जीक्यूटिव के पास ये केसेस बड़े ठोस मवाद के साथ मौजूद हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वजूहात है कि एग्जीक्यूटिव इन केसेस को, जाहिर है इसके लिए आप पार्लियामेंट नहीं जा सकते, इसके लिए आपको अदालत ही जाना पड़ेगा, और इस बात की जो डिमार्केशन है या डिफाइन जो किया गया है वो आइन ने किया है। तो सर मौजूदा हुकूमत क्यों इतनी बुज़दिल है कि एक ऐसा शख्स जो कानून भी तोड़ रहा है, आइन भी तोड़ रहा है, करप्शन भी कर रहा है, उसके सारे ऐसे काम हैं जिसके ऊपर सजा ठोस बुनियादों पर मौजूद है, और कुछ इदारों ने दे भी दिया है जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने फर्दर एक्शन लेना है, वहां वो खामोश है। जी सर। डॉक्टर साहब, ये आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है। मैं इसको बुज़दिली तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मोहतात है हुकूमत इस मामले में। चूँकि माजी में आप देखिए जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में नैब को यूज़ किया गया और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए लोगों को, बेगुनाह लोगों को सजाएं दिलवाई गई, उनको बेगुनाह जेलों में रखा गया, चक्कियों में रखा गया। तो हम नहीं चाहते कि, और ना ही मुस्लिम लीग की या PMLN की ये रिवायत है कि लोगों को बेगुनाह पकड़ के उठा लो और उसको गायब कर दो और उनको, तो हाँ, जहाँ तक अदालती मामलात हैं, अगर अदालतों के हुक्म ऐसे मौजूद हैं जिसमें कि उन्होंने क्लियर कट फैसले दिए हैं जैसे आप फरमा रहे हैं, जो कि है, तो उस पर मैं समझता हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव का जो इख्तियार है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इस मुल्क में सज़ा जज़ा का भी अमल जौन सा है वो एक मुकम्मल हो, और दूसरा कि लोगों के जो असल चेहरे हैं वो बेनकाब हों। जैसे मसलन देखिए तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, ये तो बड़े सीधे साधे क्लियर केसेस हैं, इनमें तो सब कुछ कागज़ चीख रहे हैं, बोल रहे हैं। और अब लेकिन ये है कि हुकूमत चूँकि ये चाहती है कि कोई ऐसा तासुर ना जाए जिससे कि लगे कि ये भी एक इमरान खान वाला रिपीट है, और तमाम तर तवज्जो जो है हमारी हुकूमत की, इत्तेहादी हुकूमत की, वो इस वक्त है मईशत की बहाली पर। चूँकि ये मईशत वो थी डॉक्टर साहब, जब हमें मिली है तो ये ऐसी गाड़ी थी कि इसका जब बॉनेट खोला तो अंदर से इंजन गायब था, और ये बेड़ा गर्क कर दिया हुआ था उन्होंने। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज़ हुकूमत की तरफ से की जाए जहाँ से कोई इंतकाम का तासुर सर हम तो बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन सर सजा और जजा के बगैर कोई मुआशरा पनप ही नहीं सकता। आप वो कोई निजाम चल ही नहीं सकता, कोई निजाम चल ही नहीं सकता सर। मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मेयार तय किया है कि अगर बीबी फातिमा जो कि जन्नत की दारोगा हैं, अगर उन्होंने भी चोरी की है तो उनको सजा दी जाएगी। तो मेयार अगर नहीं है, अगर हम इसी बुनियाद पे रहें कि जी हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, हम अपनी तरजीहात को यहाँ नहीं ले आने, भाई आप हुकूमत हैं, आपके पास इख्तियार है, अगर आपने जुर्म को बढ़ने दिया तो रोज़ाना जुर्म बढ़ता रहेगा। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर एग्जीक्यूटिव ने आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करके इमरान खान को सज़ा के उस कटहरे पे लाए होते तो शायद आज हमारा मुल्क इतना इंतशार की तरफ ना जाता। मैं आऊँगा आपकी तरफ, मैं ज़रा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सियासी इंतशार या सियासी अदम इस्तेहकाम से मौशी बहरान पैदा होता है, और मौशी बहरान से मुल्क टूटता है, तबाह होता है। यहाँ इमरान खान तमाम जुर्म कर रहे हैं और उसके बाद सियासी इंतशार पैदा कर रहे हैं,
लेकिन हुकूमत अपनी तरजीहात देख रही है। सज़ा और जज़ा का तस्वुर आपके लिहाज से ज़रूरी है या नहीं है? और अगर इस किस्म के इंतशार को और सियासी अदम इस्तेहकाम को, जो एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है, उसको अगर हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेगी तो फिर ये सिलसिला तो ख़राब होता रहेगा ना सर। देखिए, सज़ा और जज़ा का कानून तो अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख की शक्ल में बना दिया है, उस पर तो बहस हो नहीं सकती है। मेरा जो इस वक्त सवाल है, जो मेरा कंसर्न है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को जो संगीन तरीन ख़तरात हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, मईशत की ग्रो नहीं कर रही, तो इन हालात में कौमी सलामती के लिए भी ख़तरात हैं, क्योंकि आम आदमी अपने मुस्तकबिल से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से और शायद पाकिस्तान के मुस्तकबिल से और जमहूरियत के मुस्तकबिल से मायूस हो चुका है। ये पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। दूसरी बात ये थी कि आज जो मईशत की हालत है, एक मिनट के लिए हम फर्ज कर लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है, तो क्या ऐसे कोई फैसले, अभी कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई एक फैसला बता दें, अमली फैसला, जिसकी वजह से मईशत की बेहतरी की कोई बात की गई हो? सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर में हैं, जिसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह ना की जाए। हमें इस बात का भी एहसास है कि ताकतवर तबके इसकी मुखालफत करेंगे और हम उनसे निमटना जानते हैं और निमट के दिखाए जाएंगे। ये बात चली गई पीछे। अब मैं एक सवाल से करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब आए, कौमी दौलत, लूटी हुई दौलत वापस लाने के नाम पर उन्होंने कानून ये बनाया कि जो पाकिस्तान से दौलत लूट के बाहर गई है उसको पाकिस्तान लाने की ज़रूरत नहीं है, 6% टैक्स दे दें। और जो मुल्क के अंदर असासे हैं उसमें प्रॉपर्टी का उन्होंने कहा कि 1.5% दे दें, बिल्डिंगें माफ़ हो जाएंगी। दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी टैक्स एमनेस्टी इतनी कम शरह पे नहीं आई। लेकिन एक कानून वो बना दिया था जिस पर उन्होंने अमल नहीं किया। वो ये था कि जो नाजायज़ असासे पाकिस्तान के अंदर है, मुल्क के अंदर, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, वो उनसे रिकवरी की जा सकती है, बगैर अदालतों में जाए FBI कर सकता है। ये कानून मौजूद है। मैंने रिसर्च करके बताया कि चूंकि हुकूमत के पास जो तफसीलात हैं, FBI के पास जो तफसीलात हैं, उनसे 900 अरब रुपया आपको मिल सकता है। मैं बता दूं कैसे। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगाया, वो उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, ना वेल्थ टैक्स में किया। कौन सी मुश्किल है कि ये हुकूमत उसको एक खत लिख दे कि जनाब ये आपने डिक्लेयर नहीं किया, ना एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, इस पर इतना टैक्स बनता है, आप दे दें वरना हम इसमें से काट लेंगे। तो इस तरीके से कोई 900 अरब मिल सकता है। लेकिन ताकतवर तबकों के लिए मुश्किल फैसला करने से इतना ज्यादा ना हिचकिचाएं, तो फिर एहसाब का अमल कहाँ रह जाता है। एक चीज। दूसरा ये कि कोई थिंक टैंक है कि नहीं है। मैंने एक तजवीज़ अभी बताई। देखिए, सूद का एक ऐसा मसला है जिसमें पाकिस्तानी अवाम बहुत हसास है। ये तो मुझे पता है कि ये अगले 50 बरस में भी नहीं होगा, और ये बात मैं कह रहा हूँ एज ए चेयरमैन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। मगर मैंने इस हुकूमत को मशवरा दिया जिसमें जो हमारे इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वाले हैं वो भी मान गए, वो उसमें भी सियासत कर रहे हैं। अब मैंने इनसे ये कहा था कि जी ये काम होने वाला नहीं है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि जो शरी अदालत का फैसला है ये इसमें सूदी निज़ाम को उन्होंने तौसीक कर दी है। अब वो सियासत खेल रहे हैं। तो मैंने कहा था आप ये काम करें, मेहरबानी करें कि हमारा 38F है, मैं जरूरी बात कर रहा हूं मैं आपसे, इसमें पॉपुलरिटी मिलती है। 38F में ये कहा गया है कि रिबा को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए। अब वो अदालत आज तक ये फैसला नहीं कर सके रिबा और सूद में क्या फर्क है, डिस्प्यूटेड है। तो क्या ये नहीं हो सकता, इसाक डार साहब बैठे हैं, उनके साथ फजलुर रहमान हैं JUI वाले, एक पार्लियामेंट में कानून ले आए कि रिबा को जिसको मना किया गया आइन में 38F में, सूद उसमें शामिल है। अगर ये फैसला हो जाए तो ये अदालत की जुरिसडिक्शन निकल जाएगा, अवाम में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन उसके बजाय सियासत कर रहे हैं कि जनाब ये हम खत्म कर दें। कैसे आप खत्म कर देंगे? ये जो फैसला है वो तो सूद पर मबनी है। मैंने आपको रिबा और सूद का बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं बहुत अच्छी बात की है। मेरा ख्याल है इसाक डार साहब जो ऑलरेडी सूद ख़त्म करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है, उसमें अगर ये शामिल कर लें तो बहुत अहम बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर वापस आता हूँ अपने मेहमानों के पास।
वेलकम बैक। 4 मिनट आपके पास हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ रहमानी साहब। एक ज़रा सियासी सवाल आपसे ज़रूर पूछना है, बहुत सीनियर मेंबर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत करीबी आप रहे हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो पीडीएम की हिकमत अमली थी पंजाब इलेक्शन के ऊपर जो वज़ीर आला का, तो वो तो बुरी तरह फेल हो गई सर। हमें तो दावे बड़े बड़े मिल रहे थे। दूसरा ये बताइए सर कि जो नामजद वज़ीर आला था हमजा शहबाज, वो मुल्क से बाहर, मरीम नवाज मुल्क से बाहर, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर, तो सियासी जंग आप क्या लड़ेंगे पंजाब में सर? ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो ये तो सवाल डॉक्टर साहब उन लोगों से बनता है जो इस सारे मामले को देख रहे थे। वो ज़्यादा इस बारे में आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PMLN को नुकसान हुआ है जो सियासी, एक तो हमने हुकूमत जो ली उसका ज़ाहिर है, अपने एक रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बान किया, उसका ज़ाहिर है एक हमें सेटबैक हुआ है। महंगाई है, गुर्बत, बेरोज़गारी, लोग भूल जाते हैं कि खिदमात क्या थी। नाउ कमिंग, जो आपने ये बात, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि इस वक्त पार्टी, देखिए वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ हैं अपनी हुकूमत के मामलात में, इकॉनमी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज की जो कमी है वो आज भी हमें महसूस होती है। और जब ऐसा क्राइसिस आता है तो मैं समझता हूँ कि चूँकि पार्टी की जो लीडरशिप, जो पॉपुलर लीडरशिप, मेरी मुराद नवाज शरीफ साहब और मरीम से है, वो मुल्क में उनको अगर इस वक्त होते तो शायद मैं समझता हूँ कि हालात जो उनसे, बल्कि यकीनी तौर पर हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन जाहिर है उनकी भी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मजबूरियाँ, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पार्टी को अब नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सख्त ज़रूरत है और उनको आना चाहिए। लेकिन एक साथ ये भी मेरी गुजारिश है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो जाली केस और मुकदमे बनाए गए और जिसमें उनको सज़ाएँ दी गई, उसकी बेटी को जेल में भेजा गया, उसकी भी कोई तलाफ़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उस शख्स को जिस कर्ब से गुजारा गया, जिस उसको तौहीन अमेज़ रवैये से गुजारा गया, जिस तकालीफ से गुजारा गया, उसका भी तो कोई उसका रेमेडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि हर कोई सर ये तो काम ये तो काम पार्लियामेंट करेगा ना, अदालतों में भी, अदालतें तो वेट कर रही हैं जी। मैंने नहीं, मैं अपनों से शिकवा कर रहा हूँ, मैं अपनों से शिकवा कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अदालतें भी तो आए दिन सुओ मोटो लेती हैं ना। अदालतों को तो पता है ना, ये सारा उनके सामने है। जो अरशद मलिक की वीडियो आई, एहसन बून, सारे बात के शाहिद आए कि मरियम नवाज का फैसला हो गया सर, और मेरिट पे फैसला हुआ है, और उसके ऊपर, ठीक है ना, अच्छा, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ आकर एप्लीकेशन देनी है बजाते खुद, और मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो नाअहली वाला केस है वो पार्लियामेंट सेटल कर सकती है कि ये गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करना चाहिए। मैं तो अपनों से गिला कर रहा हूँ, मैं तो अपनों से गिला कर रहा हूँ कि क्यों नहीं अभी तक किया गया। यानी एक शख्स है जिसने पाकिस्तान की खिदमत की, जिसने इस इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसने सीपैक दिया, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब आपका सर इनको वजारत दी, सर इनको वजारत दी, वजीर बनाया, वज़रा बनाया, वजीर आजम बनाया। ये अगर खुद अपनी लीडर के लिए आगे नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े जो वजीर बैठे हुए हैं, वजीर आजम बैठे हुए हैं, इस तरफ डॉक्टर साहब, इस तरफ हमें अब संजीदगी से इस तरफ पहलू पे भी देख। कौन सोचेगा सर, आसानी से कौन सोचेगा सर, कौन सोचेगा? ये तो हम चीख रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। आपकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सोचे ना, वजीर आपकी हुकूमत सोचे। मैं जरा शाहिद हसन साहब से 1 मिनट है, शाहिद हसन साहब 1 मिनट है, क्या आप कहेंगे इस आखिरी 1 मिनट में? मैं तो ये कहता हूं कि हमारी जो मुस्लिम लीग नून है वो आज कम से कम एक ब्लू प्रिंट तो बना के कौम को दे दें कि जो आज जो चैलेंजेस हैं, जो खतरात हैं, जो उसके लिए जो कुछ करना है, क्या उसकी कोई हिकमत अमली मौजूद है? हिकमत अमली के लिए क्या नवाज शरीफ साहब को यहाँ होना जरूरी है? आप बताएं तो सही कि भाई ये चैलेंजेस हैं। हमने चंद मुल्कों पर इन्हिसार बढ़ा दिया है, 7,000 अरब रुपए टैक्सों की कम वसूली हो रही है, तालीम और सेहत का बजट गिर गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। ये तबाहकारियां ठीक करने के लिए जिन इक़दामात की प्रैक्टिकल जरूरत है उसका कोई अमली बनाया गया है, बनाने की है कोशिश है, या सिर्फ सियासी नारे चलते रहेंगे?
जिन लोगों को अभी आपने वजारत में ले लिया पिछले महीनों में, जो इमरान खान साहब के दौर में मैंने अकेले ने जितनी तरकीद की, इन सब ने मिला के मजमूई तौर पर नहीं की, तो कम अज कम उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि ब्लूप्रिंट तो बनाए मईशत का। मैं इख्तियार की बात नहीं कर रहा, मैं मईशत के लिए, मैं पाकिस्तान के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए अमली, कोई बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सियासी नारे कब तक आप चलाएंगे? मेरा ख्याल है सागदार साहब मेहनत कर रहे हैं और उनको एक्सेस मिलना चाहिए, और आपकी राय जो है वो पहुंच रही है, वो आदमी बहुत मेहनत कर रहा है और यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान को निकल जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म से यहाँ गिला है, जिस तरह अभी हमारे दोस्त डॉक्टर साहब ने गिला किया कि वज़ीर आज़म साहब मईशत का बुरा हाल है, आप इत्तेहादी